स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर रानी पद्मिनी की। एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द साहित्य, इतिहास और मिथकों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल बुना गया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सोर्स मटेरियल में गोता लगाने वाले हैं और इस उलझे हुए जाल की एक एक परत को खोलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर 14वीं शताब्दी की एक आम सी सैन्य घेराबंदी सदियों का सफर तय करते हुए जादू, सम्मान और त्रासदी की एक अमर कहानी में कैसे बदल गई। मतलब ऐसा हुआ क्या था। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले हम इस मशहूर कहानी को देखेंगे, फिर पद्मावत लिखने वाले जायसी और उस दौर के कल्चरल मिक्स को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि समय के साथ ये कहानी कैसे बदली, इतिहास और कल्पना के बीच का फर्क क्या है, और आखिर में आम बोलचाल की भाषा का इस पूरी कहानी पर क्या असर पड़ा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, पद्मावती की किंवदंती। इसे आप इस मिथक की सबसे बाहरी परत कह सकते हो। आज हम जिस कहानी को जानते हैं उसमें वो सब कुछ है जो एक बड़ी महाकाव्य गाथा में होना चाहिए। एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी, एक राजपूत राजा का उनके लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, और दिल्ली के सुल्तान का एक क्रूर हमला जो आखिर में जौहर जैसी बड़ी त्रासदी पर खत्म होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कहानी की शुरुआत असल में कहाँ से होती है? एक तोते से। जी हाँ, कहानी के मुताबिक एक तोता राजा रतन सेन को सिंघल द्वीप की राजकुमारी की सुंदरता के बारे में बताता है। इससे सुनकर राजा सब कुछ छोड़कर उनसे शादी करने निकल पड़ते हैं, और बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खलजी रानी को पाने की जिद में चित्तौड़ पर धावा बोल देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जायसी और पद्मावत। 16वीं सदी का वो साहित्यिक मोड़ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये कहानी असल में आई कहां से। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे 1540 के आसपास जाना होगा। यहीं हमारी मुलाकात होती है मलिक मोहम्मद जायसी से। ये एक सूफी संत थे और इन्होंने ही पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण ज्योत्सना श्रीवास्तव की एक शानदार एकेडमिक रिसर्च पट्टिका है जो इस महाकाव्य के साहित्यिक इतिहास की बहुत बारीकी से पड़ताल करती है। इस रिसर्च का सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? वो ये कि हमें जायसी के इस ग्रंथ को पक्के इतिहास की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये उस समय के मध्यकालीन समाज और दो अलग अलग धर्मों के आपस में घुलने मिलने को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि जायसी ने पद्मावत को लिखने के लिए संस्कृत या फारसी जैसी किसी दरबारी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर अवधि चुनी जो उस वक्त के आम लोगों की, यानी आपकी और हमारी तरह के लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। इस तरह के स्थानीय साहित्य का सीधा सा मकसद यही होता था कि कहानी सीधे जनता के दिलों तक आसानी से पहुंच सके। स्टाइल की बात करें तो उन्होंने फारसी मसनवी का तरीका अपनाया। अब यह मसनवी क्या है? ये एक ऐसी रोमानी काव्य शैली थी जिसमें मेन कहानी शुरू होने से पहले ईश्वर, खलीफाओं और उस वक्त के राजाओं की तारीफ में एक लंबी चौड़ी प्रस्तावना बांधी जाती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, संस्कृतियों का मेल, जहां इस्लामी और हिंदू परंपराएं आपस में जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। सच कहूं तो इस पूरी लव स्टोरी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है जायसी द्वारा बुनी गई एक बहुत ही गहरी सूफी रूपक कथा। जरा सोचिए, यहां चित्तौड़ का किला कोई मामूली इमारत नहीं बल्कि इंसानी शरीर का प्रतीक है। राजा रतन सेन इंसान की आत्मा है, रानी पद्मावती इंसान का मन या ईश्वरीय सुंदरता है, और अलाउद्दीन खलजी दुनियादारी की मोह माया को दर्शाता है। मतलब बाहर से देखने पर जो एक राजा की भौतिक खोज लग रही है वो असल में ईश्वर को पाने की एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है ना? कमाल की बात। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये रचना अपने आप में कितनी यूनिवर्सल है। एक तरफ इसमें आपको फारसी मसनवी का स्ट्रक्चर और गहरे सूफी आध्यात्मिक अर्थ देखने को मिलेंगे, और वहीं दूसरी तरफ इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों, भगवान शिव के संदर्भ और बारहमासा जैसी ठेठ भारतीय भावुक परंपराओं को भी बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया गया है। एकदम परफेक्ट ब्लेंड। अब हम अपने चौथे पड़ाव पर हैं, कहानी का विकास। आइए देखते हैं कि सदियों के साथ इस नैरेटिव ने कैसे कैसे रंग बदले। अगर हम इस कहानी के सफर को देखें तो ये बड़ा दिलचस्प है। 1303 में हुई एक असल सैन्य घेराबंदी 1540 में पद्मावत बनती है, और फिर 1589 तक आते आते यही कहानी राजपूत सम्मान और शौर्य के लोक गीतों में बदल जाती है। और कहानी यही नहीं रुकती। 1829 में आकर जेम्स टॉड जैसे अंग्रेजों की बदौलत ये औपनिवेशिक इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाती है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर दौर ने इन किरदारों को बस एक खाली कैनवस की तरह इस्तेमाल किया। 1589 के राजपूत गाथा गीतों में इसे सम्मान और बहादुरी से जोड़ दिया गया। 1829 में जेम्स टॉड ने इन्हीं स्थानीय किंवदंतियों को उठाकर एक ऐतिहासिक सांचे में फिट कर दिया। और मजे की बात देखिए, 1800 के दशक के आखिर तक बंगाली राइटर्स ने इसी कहानी को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक देशभक्ति वाले प्रतिरोध का रूप दे दिया। किरदार वही रहे, लेकिन हर दौर के हिसाब से उससे मिलने वाली सीख पूरी तरह बदल गई। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे भीतरी और शायद सबसे अहम हिस्से तक पहुंच चुके हैं। इतिहास बनाम कल्पना, वो असल घटना जिसने इस सबको जन्म दिया। 1303 में अलाउद्दीन खलजी द्वारा चित्तौड़ की घेराबंदी। इस घेराबंदी का जो सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड हमें मिलता है वो अमीर खुसरो का है। वो एक दरबारी कवि थे और खुद अलाउद्दीन के साथ इस जंग में मौजूद थे। लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही रहस्यमयी और गोलमोल सा है। सीधे सीधे कुछ नहीं कहा गया। अब इस रिकॉर्ड को लेके इतिहासकारों में आज भी काफी बहस होती है। कुछ लोगों का मानना है कि खुसरो ने शीबा की रानी का जो जिक्र किया है वो असल में पद्मावती की तरफ ही एक इशारा है। लेकिन वहीं कई एक्सपर्ट्स ये तर्क देते हैं कि ये घेराबंदी किसी रानी को पाने की रोमानी कोशिश बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपने व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करने के लिए किया गया एक पॉलिटिकल हमला था, या फिर शायद एक बागी राजपूत राज्य को सबक सिखाने की क्रूर चाल। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि 14वीं सदी के किसी भी मुस्लिम रिकॉर्ड में रानी पद्मिनी का साफ तौर पे कोई नाम तक मौजूद नहीं है। तो आखिर में हम आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, आम बोलचाल की कहानियों की ताकत। भले ही आज भी इतिहासकार रानी पद्मावती के असल वजूद को लेकर आपस में उलझते रहें और ये बहस शायद कभी खत्म भी ना हो, लेकिन एक बात तो पूरी तरह तय है, हमारे समाज की सांस्कृतिक यादों में, जनमानस की भावनाओं में उनका वजूद पूरी तरह से सच है और वो हमेशा जीवित रहेंगी। और जाते जाते ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम ऐसी पुरानी किंवदंतियों को देखते हैं तो क्या सिर्फ एकदम पक्का ऐतिहासिक सच ही मायने रखता है, या फिर वो सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श ज्यादा बड़े हैं जिन्हें एक समाज पीढ़ियों तक अपने दिलों में जिंदा रखना चुनता है? इतिहास और मिथक का ये जो धुंधला सा दायरा है ना, ये वाकई में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।